देश के न्यायपालिका और देश के अधिकारी बहुमत वाली पार्टी के साथ उन्हीं की सोच के अनुकूल कार्य करें। इसके अलावा एक और इशू उठा जिससे उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, जिससे कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। यह प्रसंग उस समय का है जब इंदिरा गांधी का संसद के लिए निर्वाचन हुआ था, तो उसके लिए एक रिट डाली गई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जिसमें समाजवादी नेता राजनारायण के द्वारा एक चुनाव याचिका डाली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों और सेवाओं का इस्तेमाल किया है। इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया। इससे भी कांग्रेस पार्टी में रोष था और इसके खिलाफ एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में 24 जून 1975 को डाली गई, और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की याचिका को आंशिक स्थगन आदेश सुना दिए कि जब तक इस अपील की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग नहीं ले सकती। तो संकट और सरकार का फैसला, तो सरकार चारों तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाल रहे थे। उन्होंने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों की पालना ना करें, जिससे कि सारा ही देश का राजनीतिक मिजाज कांग्रेस के खिलाफ हो रहा था। इन सब घटनाओं के मद्देनज़र 25 जून 1975 को देश में गड़बड़ी की आशंका को तर्क बनाते हुए आपातकाल की घोषणा करती गई, क्योंकि अनुच्छेद 352 यह बात कहता है कि देश में बाहरी और अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में संविधान के अनुसार सरकार के पास पावर हो जाती है कि वह देश का शासन अपने हिसाब से पूरा अपने हाथ में ले सकती है और संघीय ढांचा निष्प्रभावी हो जाता है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं और मौलिक अधिकारों पर भी सरकार कटौती कर सकती है। तो आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय सरकार को हमारा संविधान विशेष शक्तियां देता है, ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। तो 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत यह घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी और सवेरे सारे विपक्षी दलों के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। तो इसी में हम देखेंगे इन दोनों प्रश्नों पे उस समय के अखबारों की कटिंग दिखाई गई है कि आपातकाल के समय देश में किस तरह की स्थिति पैदा हुई थी और सरकार ने कैसे आपातकाल को लागू किया। अब आते हैं हम आपातकाल के परिणामों पर। चारों तरफ हड़तालों पर रोक लगा दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पूरे देश में तनाव का एक माहौल था जिसमें एक सन्नाटा छा चुका था। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। इसका अभिप्राय होता है कि समाचार पत्रों से ये कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे ही प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनज़र देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात-ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी लोगों को और नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार भी निष्प्रभावी हो गए।
सरकार ने निवारक नज़रबंदी पर भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और लोगों को बिना वजह बताए और गिरफ्तार किया गया कि वो कोई अपराध कर सकते हैं। और इसी के मद्देनज़र व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। तो इस तरह से सरकार ने आपातकाल के समय कुछ डिसीजंस लिए जिनसे देश की जनता में काफ़ी उबाल था, काफ़ी भड़की हुई थी। कुछ न्यूज़पेपरों ने इस सेंसरशिप का विरोध किया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटसमैन आदि पेपरों ने। कुछ न्यूज़पेपर बंदी कर दिए गए इस सेंसरशिप की वजह से, और कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से न्यूज़लेटर और लीफ लेटर्स निकाले, और कुछ सम्मानीय व्यक्तियों ने उनको जो पदवियां दी गई थी उनको उन्होंने वापस कर दिया। जैसे पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवियां लौटा दी। इसके अलावा भी इंदिरा गांधी सरकार ने कुछ संवैधानिक संशोधन भी किए, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ और विधायिका का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरह से हमने अभी तक इस अध्याय का आधा पक्ष देखा है कि 1973 और 75 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी जिनकी वजह से देश में आपातकाल लागू किया गया। तो मैं अभी तक जो हमने अध्ययन किया उसका कुछ सार में कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ, जैसे कि इंदिरा गांधी को मजबूत नेता के रूप में उभरना, वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका का उभरना। इसका अभिप्राय है न्यायाधीश और अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान होते हैं, न कि देश के कानून के प्रति। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल की घोषणा के पीछे की जो पृष्ठभूमि थी, जो रीजन्स थे, उनका हमने अध्ययन किया। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गुजरात और बिहार में छात्रों ने आंदोलन किए, रेलवे की हड़ताल हुई, न्यायपालिका और सरकार के बीच संघर्ष की स्थिति, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया। इसके अलावा नक्सलवादी आंदोलन और आपातकाल की घोषणा के परिणाम, प्रेस सेंसरशिप, निवारक नज़रबंदी अधिनियम का गलत उपयोग और 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। तो हमने अभी तक इस अध्याय में इन पॉइंट्स को अध्ययन किया है। आगे हम और भी इस अध्याय को अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।